बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। हमारी शादी बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई। एक रात इसका मुझे मैसेज आया कि चलो शादी कर लें। ये बात मेरे लिए तशवीशनाक थी क्योंकि एक सेटल्ड लाइफ के बगैर शादी करना हमारे खुद साख्ता असूलों के खिलाफ था। हम एक दूसरे को अरसे से जानते थे, एक शहर, एक मोहल्ला और फिर एक स्कूल। हमारी पसंद टीन एज में ही मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। मुतवस्सित घरानों से होने के बावजूद इसने मेरी निस्बत बड़ी मुश्किल हालात देखे थे, जिसकी एक वजह इसका मखसूस घराना था। वो माली तौर पर भी बहुत मुस्तकिन नहीं थे। इस बात इसने हमेशा एक सेटल्ड लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश की थी। शायद इसके लिए यही एक राह फरार बची थी। मैं भी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था और हर पाकिस्तानी नौजवान की तरह डिग्री करने के बाद ये सोच रहा था कि अब कमाने के लिए क्या करना है। इस दिन के बाद घर में मामूल के मुताबिक होने वाली लड़ाई कुछ मुख्तलिफ थी। जब इसका मुझे मैसेज आया तो मेरे तोते उड़ चुके थे। इसने अपने सारे उसूलों की घड़ियां एक तिनके के साथ बांध दी थी और वो था मैं। इसने बस एक सवाल किया, 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए घर दे सकते हो? औरत भी अजीब शय है। जब ख्वाहिश करने पर आए तो कारून के खजाने भी कम पड़ जाएं, और जब गुजारा करने पर आए तो एक छत और रोटी को जन्नत बना लेती है। मैं जज्बात के मामले में उम्र यार नहीं था। मैंने इसके अलावा कभी किसी का नहीं सोचा। इसके एतमाद ने मेरा डर भी निगल लिया था और अगले दिन मैं सर झुकाए वालिदैन के सवालों के लश्कर के सामने मोहब्बत की तलवार लिए तन्हा खड़ा था। बादल बहुत गरजे बरसे, लेकिन मेरे इरादों के बादबानों को गिरा न सके। इसके घर में क्या हुआ मुझे इसका अंदाजा था, न पूछने का हौसला। इसकी तरफ से ज्यादातर लोगों का बाइकआउट था क्योंकि वो खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते थे। सो बड़ी सादगी से निकाह करके हम इसके घर ले आए। मेरा कमरा छोटा था, सो वालिदैन के कमरे को हमारे लिए खाली कर दिया। जहेज में इसके पास 2 टैची केस थे जो शायद इसकी माँ ने अपने वाली खाली करके इसे दिए थे। एक में कुछ कपड़े थे जिनमें ज्यादातर पुराने थे और दूसरे में किताबें और मेरे दिए कुछ तोहफे जो मुझे भी भूल चुके थे, लेकिन इससे संभाल रखे थे। शादी की पहली रात हम एक दूसरे को देखकर बड़ी देर हंसते रहे कि हमने क्या कर दिया है, लेकिन इन कहकों के पीछे की फिक्रें हम दोनों के चेहरों से आया थी। शादी चूंकि जल्दबाजी और खानदान वालों की नाराजगी में हुई थी, सो मुंह दिखाए के पैसे मेरे पास नहीं थे। एक दोस्त से उधार पकड़कर सोने की एक हल्की सी अंगूठी से दी, जिसे इसने कहकर वापस कर दिया कि मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, जिन हालात में शादी हुई है इससे भी वाकिफ हूँ, तो जब खुद दिला सकोगे तब लूंगी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होते पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं किस दिन वो जरूर पूरी करूंगा। इसने कुछ तामल के बाद कहा, जिंदगी में 2 ही ख्वाहिशात के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाई हूँ। एक अपना घर हो, चाहे बहुत छोटा सा हो लेकिन अपना हो, और दूसरा मेरे सामने है। हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और मुस्कुराने लगे। पसंद की शादी पे औरत पहले अपने घर वालों से सुनती है, बाद में ससुराल से। वो सारी कश्तियां जला कर आई थी, सो इसने जुबान सी ली। अब अगली जिम्मेदारी मेरी थी। एक दोस्त की तो इससे लाहौर एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई, लेकिन मैं कभी अपने शहर से निकला नहीं था, सो एक अनजान शहर में जाने के लिए मुझे थोड़ा सरमाया दरकार था। अब्बू से मुझे 10,000 मिले। अगले हफ्ते की टिकट थी। रात को मैं हिसाबों में मसरूफ था तो मेरे पास आई। इसने अपने जोर से बंद मुट्ठी खोली और मेरे सामने कर दी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास पैसे हैं, ये तुम अपने पास। यार मुझसे झूठ ना बोला करो, मुझे पता नहीं है। मैं खामोश हो गया क्योंकि पैसों की ज़रूरत मुझे थी। वो मेरे पास बैठ गई और किसी मास्टर प्लानर की तरह मुझे समझाने लगी। मैंने एक प्लान सोचा है। क्या? तुम्हारी गंदम गांव से आती है ना? हाँ, तुम ऐसा करो, इन पैसों की गंदम ले लो, घर के लिए भी लेनी है, गांव से तुम्हें सस्ती मिल जाएगी। मेरे एक दोस्त ने इससे बात की है मैंने, इसको ज़रूरत है, तुम यहाँ से उठा कर वहाँ दे देना, कुछ पैसे बच जाएंगे। वो बड़े एक्साइटमेंट से मुझे एक बिजनेस प्लान समझा रही थी। मैं इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया, लेकिन प्लान बुरा नहीं था। प्लान कामयाब रहा। ये प्लान हमने घर वालों से मुख्फी रखा। पैसे लेकर जब मैं घर आया तो रात को हम छोटे बच्चों की तरह पैसे गिन रहे थे, जैसे बच्चा गुल्ला तोड़ने के बाद गिनते हैं, हत्ता कि इनको पूरा हिसाब होता है। हमें भी फी मंथ 350 के हिसाब से 6,300 मुनाफा हुआ। ये हमारा पहला कामयाब बिजनेस था। 2,000 मैंने इसके मना करने के बावजूद इसके हाथ पर रखे क्योंकि असूली तौर पर ये इसकी कमाई थी। अगले हफ्ते मैं इसे छोड़कर लाहौर निकल गया। लाहौर मेरे लिए अनजान था। कुछ दिन दोस्त के घर रहा और बाद में जब अपनी रिहाइश ढूंढनी पड़ी तो दाल रोटी का भाव पता चलने लगा। रिहाइश और माहाना खर्चों का हिसाब लगाया तो ये मेरी सोच से थोड़ा ज्यादा था।
पीछे मेरी एक मुंतजिर बीवी भी थी और एक तनख्वाह में मुझे मेरा गुजारा होता मुश्किल नजर आ रहा था। पता नहीं ये इसकी मोहब्बत थी या एहसास जिम्मेदारी, मैंने भी तहैया कर लिया कि कुछ ना कुछ तो करूंगा। इसने अगर मेरे भरोसे सब छोड़ा है तो इसका भरोसा नहीं टूटने दे सकता। मैंने अपने कॉल सेंटर के करीब काम ढूंढना शुरू किया। इत्तेफाक से वहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे नौकरी मिल गई। होता अब यह था कि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे मैं कॉल सेंटर में था और वहां से आकर सो जाता था, और रात 12 से सुबह 6 नाइट शिफ्ट पे रेस्टोरेंट। वहां से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, जिससे मेरा काफ़ी खर्चा बच जाता था। कॉल सेंटर की तनख्वाह 15,000 थी, जो कमीशन मिला के 25-26 बन जाता था, और रेस्टोरेंट वाले मुझे 8,000 देते थे। इस इजाफी काम का मैंने घर नहीं बताया था, वरना मेरी बीवी मुझे कभी ये ना करने देती। महीने बाद घर गया तो 12,000 इसके हाथ में रख दिए। इसने चमकती आंखों के साथ 3 दफा गिनती की, फिर इन्हें 2 दफा चूमा और नमनाक आंखों के साथ अपने टैची केस में अपना हक समझ के रख लिए। इसकी वो खुशी मेरे लिए कायनात की सबसे महबूब शय थी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे वहाँ के हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे। इसने भी बुर्दबारी की इंतहा करते हुए खुद ही मना कर दिया। इसकी दुआएं थीं या इसका रिस्क। 2 माह में मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरी तनख्वाह 40,000 थी, जो मेरी सोच और ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। मेहनत की आदत तो मुझे पहले से थी, सो फारिग वक्त में मैंने एक पैकिंग कंपनी में नाइट शिफ्ट पे नौकरी कर ली, और एक काम रेस्टोरेंट से काफ़ी बेहतर और साफ़ सुथरा था, और तनख्वाह भी मुनासिब थी। इस नौकरी का मैंने इससे नहीं बताया कि इसको सरप्राइज़ दूंगा। इस दफ़ा मैं 2 माह बाद घर गया और इसकी सालगिरह थी। घर वालों के सामने हम इंतहा के मीसने थे, इनको कुछ नहीं बताते थे। सालगिरह पे एक छोटा सा केक हम 7 लोगों में तकसीम हुआ। रात को हम जब कमरे में अकेले हुए तो इसे डब्बा पकड़ा दिया। इसने खुशी और हैरत से इसे उलट पलट कर देखा और पूछा, क्या है इसमें? खुद ही देख लो। ओह अच्छा, मेरे पास भी कुछ है, मैंने हैरत से पूछा। वाकई? क्या? इसने अपने टैची केस से एक छोटा सा डब्बा निकाल के मुझे दे दिया। पहले इसने अपना डब्बा खोला तो खुशी के मारे इसकी हल्की सी चीख निकल गई। ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन था। इसको फोटोग्राफी और ब्रांड सर्च करने का खप था, जिसको वो दोस्तों के मोबाइल से कभी कभार पूरा कर लेती थी। इसने जल्दी जल्दी निकाला, ऑन किया और कहा, लेट्स टेक अ सेल्फी। और ये हमारी एक साथ पहली बाकायदा फ़ोटो थी। अब मेरी बारी थी। मैंने गिफ्ट खोलना शुरू किया। ये जी शॉक की एक स्पोर्ट्स वॉच थी। इसे मेरी ख्वाहिशात का बखूबी इल्म था। ये काफ़ी महंगी थी, जिसकी मैंने ज़िंदगी में हमेशा बस ख्वाहिश की थी। इसके पैसे इसने अपने खर्चे में से कैसे बचाए थे, वो मेरी समझ से बाहर था। इसके तोहफे के आगे मेरा तोहफा शर्मिंदा हो रहा था। इस रात हमने एक नाहब को खूब इंजॉय किया। और औरतें घरदारी के मामले में बहुत दूरअंदेश होती हैं। वो अपने हमसफर के साथ बच्चों के नाम, हत्ता के होने वाले घर के पर्दों और चादरों की डिज़ाइन तक शादी से पहले सोच लेती हैं। हमने शादी की पहली रात ये वादा किया था कि औलाद की तरफ तब जाएंगे जब इनको खुद से बेहतर ज़िंदगी दे सकेंगे। हमारी अगली कोशिश अपने घर के लिए थी, जिसके लिए हम दोनों एक दूसरे से छुपकर कोशिश कर रहे थे। इसने भी एक प्राइवेट स्कूल ऑक्सफोर्ड में टीचिंग शुरू कर दी थी, और घर में भी कुछ बच्चे पढ़ने आ जाते थे। घर में इस मामले को लेकर कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती थी कि बहनें जवान हो रही हैं, इनका तुम्हें ख्याल नहीं, क्योंकि मैं घर में थोड़ा खर्चा दे देता था। लेकिन सास बहू के वही असली लड़ाई, ये सारा खर्चा हमारे हाथ में हो। इसने इस हवाले से कभी घर में बहस नहीं की। वो अपनी तनख्वाह का ज़्यादा हिस्सा खुद ही अम्मी को दे देती थी। इसका भी हल हमने ऐसे निकाला था कि एक दिन में घर आया हुआ था। मैंने प्लान के मुताबिक जानबूझ के इस बात पे खूब लड़ाई की कि वो खर्चा घर नहीं देगी। वो जवान है, नई ब्याही है, सो इसकी भी अपनी ज़रूरियात हैं। वालदा गरज बरस के चुप हो गई। जब तनख्वाह की बारी आई तो इसने खुद ही वालदा को थोड़े पैसे दे दिए कि वो तो कहते रहते हैं माँ ज़ीरो हो गई है, कैसी फरमा बरदार बहू है, जबकि ये प्लान भी बहू का था। 2 साल बाद आखिर वो दिन आ गया जिसके लिए इसने सारी ज़िंदगी ख्वाहिश और मैंने मेहनत की थी। ये भी इसका बर्थडे सरप्राइज था। शहर के एक पोश इलाके में 4.5 मरले का एक प्लॉट। इसको जब मैंने बताया कि ये तुम्हारा है तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे सामने वो धारे मार मार कर रोई, जैसे सब आंसू इसने इस दिन के लिए बचा रखे थे। हम काफ़ी देर खाली प्लॉट में मिट्टी के एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक उंगली ज़मीन पर घसीटती और किसी बच्चे की तरह लिख के दोहराती, मेरी मलकियत। जिंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। जिस दिन मुझे इसकी प्रेगनेंसी का पता चला, इस दिन मैं पागलों की तरह खुश था। हमने घर का काम, बच्चों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या प्लान करना शुरू कर दिया। एक रात इसकी तबीयत मामूल से ज़्यादा ख़राब हुई।
मैं अपनी जिंदगी में इसको लेके कभी नहीं डरा, इस वक्त भी नहीं जब पूरे खानदान के सामने अकेला खड़ा था, लेकिन जिंदगी में पहली दफा इसकी इस हालत ने मेरी रूह निचोड़ के रख दी। मैं इसे लेकर अस्पताल भागा। मेरी हालत ये थी कि शर्ट पहनी थी जिसके बटन बंद नहीं थे और मैं नंगे पैर अस्पताल में इसको उठाकर भाग रहा था। इसकी हालत खराब थी। डॉक्टरों ने एक जिंदगी बचाने का ऑप्शन दिया था जिसका जवाब वाज़ेह था। मैं वार्ड के बाहर फर्श पे घुटनों के बल बैठा अल्लाह ताला से इसकी जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ने इसके लिए बेहतर घर चुन रखा था। वो एक बेटी का तोहफा देकर मुझे दागाद दे गई। इसका तोहफा हमेशा की तरह मेरे सारे तहाइफ पर भारी था। मैंने इसी के नाम पर हमारी बेटी का नाम रखा। आज मैं अपनी बेटी को जब इस पोश इलाके में खूबसूरत प्लाट के पास इसकी माँ से मिलवाने ले जाता हूँ तो मुझसे अक्सर पूछती है कि बाबा, मामा यहाँ सबसे अलग क्यों रहती हैं। मैं इसे हमेशा टाल देता हूँ। वैसे किस तरह बताऊँ कि इसी का घर है, ये इसकी मलकियत है जिस पे इसके अलावा किसी का हक नहीं है।